नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने की श्रृंखला में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2021 व 2016 के संपूर्ण प्रश्नों को प्रारंभिक 4 वीडियो में समझने का प्रयास किया था। पिछली वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2015 के 35 प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। 36 क्वेश्चन है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है एवी डायसी, सेकंड है डॉक्टर BR अम्बेडकर, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? ऑप्शन ए है सेबाइन, सेकंड है CL वेपर, थर्ड है लॉर्ड लोथियन और फोर्थ है इनिंग। तो मिल को, JS मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है CL वेपर ने। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? पहला है पार्शियल लेटर, सेकंड है सहिष्णुता पर पहला प्रश्न, थर्ड है शासन पर 2 निबंध और फोर्थ है कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो जॉन लॉक ने नहीं लिखी है पहला पार्शियल लेटर। पार्शियल लेटर जो है वो जॉन लॉक की पुस्तक नहीं है। पार्शियल लेटर के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ये लिखी गई थी पुस्तक 1721 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? पहला है द इमाइल, सेकंड है नावले हेलायस, थर्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और फोर्थ है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? पहला है संस्थावाद, सेकंड है बहुलवाद, थर्ड है संरचनावाद और फोर्थ है एक सदनवाद। तो डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है एक सदनवाद। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? पहला है ग्रीन, दूसरा है दुर्खीम, थर्ड है वेबर और फोर्थ है मार्क्स। तो इनमें से संरचनावादी नहीं है ग्रीन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? तो काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आप लोग को। पहला है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, थर्ड है तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है, और फोर्थ है तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। तो ये इसमें से आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए जो है गलत है, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, कथन गलत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए है शुम्पीटर, सेकंड है मिचेल्स, थर्ड है मोस्का और फोर्थ है रॉबर्ट डहल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना की है शुम्पीटर ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कैपिटलिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की ये प्रकाशन हुआ था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? पहला है गैर सरकारी संगठन, दूसरा है नागरिक समाज, तीसरा है दबाव समूह और चौथा है न्यायपालिका। तो लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दबाव समूह। दबाव समूह का कार्य जो होता है किसी संगठन या व्यक्तियों के समूह के हितों को
उभारना, हितों को सरकार के समक्ष प्रकट करना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि पहला है शक्तिधारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। दूसरा है सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। और तीसरा है सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला केवल एक सही है, या 2 3 सही है, या सी 1 और 3 सही है, या चौथा 1 और 2 सही है। तो तीनों कथन सही हैं, किंतु ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया हुआ है, इसलिए पहला और दूसरा को आयोग ने सही माना है, ऑप्शन डी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है। पहला ऑप्शन है एस.एन. आइसेनस्टाड ने, दूसरा है एडवर्ड सिल्स ने, तीसरा है रुडोल्फ ने और चौथा है डेविड एप्टर ने। तो एस.एन. आइसेनस्टाड ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है लुसियन पाई चारों विकल्प में नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं किया गया? पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है आदर्शवादी, तीसरा है विवेकशील और चौथा है वास्तविकतावादी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक। सुबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित है आदर्शवादी, विवेकशील तथा वास्तविकतावादी। लोकतांत्रिक जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1970, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972 और चौथा है 1973। तो जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था वर्ष 1971 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं चुनाव सुधार हेतु अन्य कितनी कमेटियां गठित हुई हैं। सबसे पहले गठित हुई है तारकुंडे समिति, उन्नीस 1975 में। दूसरी गठित हुई थी दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति, उन्नीस 1998 में। और चौथी महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग की सिफारिश 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट विनर, दूसरा है रॉबर्ट नॉर्थ, तीसरा है कार्ल डायज और चौथा है आमंड और कोलमैन। तो पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक हैं आमंड एंड कोलमैन। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। दूसरा ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। तीसरा ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जा सकता है। ऑप्शन इस तरफ कूट दिए हुए हैं। पहला है केवल 1 और 2, सेकंड है पहला और तीसरा, और थर्ड है तीसरा, और चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 3। तो सही ऑप्शन इस तरफ हम लोग देखते हैं ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर बल देता है, ये एकदम सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, ये कथन जो है गलत है। थर्ड है ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं पर प्रसार नहीं प्रहार किया जाता है। ऑप्शन थर्ड भी सही हो जाएगा। तो सही कथन चुनना है, इसलिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा यानी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? पहला है फ्रेडरिक लिस्ट, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है रिकार्डो और चौथा है माल्थस। तो विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है फ्रेडरिक लिस्ट। स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस जो है विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। दूसरा, बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे। तीसरा, दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। नीचे कूट दिए हुए हैं। पहला है केवल एक, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3 और चौथा है केवल 1 और 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। महिला मताधिकार के पुरजोर सबसे पहले किए थे जेएस मिल। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पहला भारत, दूसरा कनाडा, तीसरा फ्रांस और चौथा इंग्लैंड। तो अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था? पहला ऑप्शन है 68.4, दूसरा है 67.4, तीसरा है 66.4 और चौथा है 65.4। तो 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत था ऑप्शन सी 66.4। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में मतदान प्रतिशत था 67.1 और अभी जो 18वीं लोकसभा गठित हुई है वर्तमान में 18वीं लोकसभा, इसमें मतदान प्रतिशत है 65.79%। सर्वाधिक मतदान 18वीं लोकसभा में हुआ है असम में और सबसे कम हुआ है यहाँ सबसे ज़्यादा असम में और सबसे कम हुआ है 18वीं लोकसभा में बिहार में 56%। असम में कितना हुआ है? असम में हुआ है 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है विचारकों का नाम दिया हुआ है, दूसरी सूची में राजनीतिक विचार दिया हुआ है जेएस मिल, दूसरी तरफ है सेकंड हॉब्स, थर्ड है मैकियावेली, फोर्थ है कार्ल मार्क्स। हम इनको मैच कराना है। जेएस मिल जो है वो समर्थक हैं महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं के। हॉब्स समर्थन करते हैं सामाजिक समझौता के। मैकियावेली समर्थन है सीजेर बोर्गियो का राजशिल्प। मार्क्स हैं वर्ग संघर्ष। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। पहला है व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, दूसरा है व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, तीसरा है परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में और चौथा है संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में और संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। यूजीसी नेट के एग्जाम में इसको मानता है संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में, जबकि आयोग जो है कुछ एग्जामों में इसको व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में माना है और कुछ में संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड मैकाले, तीसरा है लॉर्ड इरविन, चौथा है लॉर्ड लिटन। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड लिटन के समय इसको रद्द कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, कारण इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। नीचे दिए हुए कूट दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें सही कूट हो जाएगा ए, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था संबंध होता है और इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ए जो है कूट ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। कारण है राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं के पुनर्निर्धारण से हुआ है। कूट दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका आयोग ने सही आंसर माना है ऑप्शन कूट बी को, यानी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण है बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतःक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। कूट दिया हुआ है 1 2 3 4। पहला कूट है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कूट है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कूट ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कारण दिया हुआ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? पहला है मणिबेन पटेल, दूसरा है दुर्गा भाभी, तीसरा है सत्यवती देवी और चौथा है खुर्शीद बहन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग नहीं किया था मणिबेन पटेल ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मणिबेन जो पटेल थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा बेमेल है? पहला है श्री अरविंदो, स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ द इंडियन पॉलिटी। बी है एम के गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तीसरा है श्रीमन नारायण की गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। चौथा के पी करुणाकरण की एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इसमें सी और डी दो कथन बेमेल हैं। श्रीमन नारायण की जो पुस्तक है वो है गांधीयन, इसको इतना ले लीजिए, गांधीयन प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। केपी करुणाकरण की पुस्तक है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, नहीं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? पहला है वीटी कृष्णमाचारी, दूसरा है एससी मुखर्जी, तीसरा है बीएन राव और चौथा है केएम मुंशी। तो बीएन राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? पहला है अनुच्छेद 103, तीसरा है अनुच्छेद 105, दूसरा 105 है, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 11 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 के तहत
साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 इसके तहत विशेष बहुमत की जरूरत होती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? पहला है विवाह एवं तलाक, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है बैंकिंग और चौथा है अंतरराज्य व्यापार। तो विवाह एवं तलाक जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 11, तीसरा है 9 और चौथा है 7। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। 10 ऑप्शन इसलिए इसमें कोई भी नहीं, इसलिए आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इस तरह हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया। इसका PDF आप लोग को अभ्युदय अकेडमी 2.0 के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।